हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी लोग फ्रेंड जल्दी से आ जाइए। सौम्या, सागर, सहगल, सतीश, जितने भी साथी आए हैं सब लोगों को वेरी गुड इवनिंग। बस एक बार मैसेज कितनी बार कॉपी पेस्ट कर दिए कि कितनी बार पढ़े। दीपक सिंह, सचिन, प्रतिभा, सुनीता, सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर। आवाज़ जा रही होगी, अब चेक करिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सब लोग खुश रहिए। रियाज अहमद जी, वालेकुम अस्सलाम। चलिए, कल कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं आउट ऑफ स्टेशन था और आपको मैसेज भी दिया गया रहा होगा आपके ग्रुप में, टेलीग्राम में भी। इस वजह से कल क्लास में नहीं ले पाया था और कल की क्लास की भरपाई हम लोग संडे को करेंगे। इस बार हम लोग संडे को कोई दिन में क्लास तो रहेगी नहीं, आप लोगों का ऑफिस में भी नहीं रहेगा। मैं सोच रहा हूँ सैटरडे को जब शाम को क्लास लूँगा, जो एक दिन की क्लास हमारी मिस हुई है, और उस क्लास को हम संडे को ले लेंगे 8 से 10 के बीच में थोड़ा, ताकि आप सो करके भी आइए। मेरा नाम कभी नहीं लेते सर आप। क्या नाम है भाई, उनका नाम जरा ऊपर करिए। जी प्रदीप कुमार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, बहुत खुश हुआ आज। अच्छा, क्या नाम है? समीक्षा, क्या नाम था भाई? अच्छी फीलिंग है, इसीलिए कहते हैं बच्चे। सचिन, सरुचि, आदर्श पांडे। हाँ हाँ, अभी अभी फाइनल टीम में नाम नहीं आया है। आज सीके नायडू ट्रॉफी में भाई ने अच्छा प्रदर्शन किया, 75 रन की पारी खेली है, और उसी सिलसिले के लिए कुछ मैं कल आउट ऑफ स्टेशन रहा भी। और उम्मीद है आप लोगों का प्यार सब लोगों का रहा, सबकी दुआएं प्रार्थनाएं रहीं, तो बहुत जल्दी शायद यूपी 23 सीके नायडू ट्रॉफी में दिखेंगे मोहम्मद शहबाज। चलिए, सभी लोग जल्दी से आइए, सीधा क्लास चलेंगे। आज पीडीएफ का टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा जो है आप लोगों का, जैसे मैंने बताया था कि 2 टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक उत्तर प्रदेश का इतिहास, और बाकी जब आगे एक टॉपिक आएगा थोड़ा बहुत कृषि वाले टॉपिक, जहाँ तथ्यात्मक वाले हैं, जहाँ मैपिंग का कोई बहुत बड़ा यूज़ नहीं है। यहाँ मैपिंग का यूज़ केवल आपको वहाँ पर आएगा जब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन कौन से सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हुए, कितने हुए, कब हुए, कौन इसकी अध्यक्षता किया, तो देखेंगे। या 1857 की क्रांति के समय कौन कौन से नेतृत्वकर्ता किस जिले से रहे, इसको देखेंगे, तो इसको मैप से करेंगे। बाकी आधुनिक मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ उत्तर प्रदेश विशेष में सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास टॉपिक का नाम है ये। आप लोग इतिहास पढ़ चुके हैं, और जब इतिहास आप लोग पढ़ चुके हैं तो इतिहास पढ़ते समय ऐसा तो है नहीं कि आपको ये कहा होगा कि यूपी स्पेशल छोड़ के पढ़ाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे तो यूपी स्पेशल वाले टीचर बताएंगे, ऐसा तो कहा नहीं गया होगा। पढ़ा तो आपने पूरा इतिहास होगा, उत्तर प्रदेश का भी, बिहार का भी, राजस्थान, सब पढ़ा होगा जब इतिहास पढ़ा आपने। चलिए, अंतिम दिन निकाल लेंगे। अनुभव जी कह रहे सर 10 मिनट का टाइम किसी दिन सबका नाम लेने के लिए निकाल दीजिए। जिस दिन अंतिम क्लास रहेगी ना, लाइन से सभी लोग अपना नाम दीजिएगा, सबसे हम परिचित हो जाएंगे, सबके बारे में पूछ भी लेंगे, सबके बारे में जान भी जाएंगे, कौन क्या कर रहा है, कहाँ तक पहुंचा, किस स्थिति में है, कौन जॉब में है, कौन अभी तैयारी की शुरुआत की है, कौन तैयारी के करीब है। अंतिम दिन बातचीत कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नक्षत्रशाला भी आपका है सर शायद? हाँ, नक्षत्रशाला भी कराएंगे, नक्षत्रशाला, ठीक है, करा देंगे वो भी। आज राम से साइड भी हो सकता है, टाइम बचेगा, करा देंगे। चले, ठीक है भाई। लेकिन फिर भी अब हमारा आज के टॉपिक में हम ये विशेष ध्यान देंगे कि प्राचीन इतिहास में तमाम आप सिंधु सभ्यता के स्थल पढ़ते हैं, बहुत सारे साक्ष्य पढ़ते हैं। उन साक्ष्यों में, उन स्थलों में से कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल ऐसे हैं जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है, और कहां से है और क्या है, उत्तर प्रदेश विशेष में पूछा जाता है। हम यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं, इसलिए उन चीजों को भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर मध्यकालीन इतिहास में आपने ऐतिहासिक स्थलों में सारी चीजें वैसे देख लिया है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करूंगा। फिर आधुनिक इतिहास में कुछ घटनाएं हैं आपकी, जैसे चौरी चौरा कांड आपका, जैसे काकोरी कांड आपका, जैसे स्वराज पार्टी का गठन आपका, जैसे खिलाफत आंदोलन आपका, और इन सब के अलावा बहुत सारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन हुए उत्तर प्रदेश में। 9 सम्मेलन हुए हैं, 3 प्रयागराज में, 3 लखनऊ में, 1 मेरठ में, 1 बनारस में, और 1 कानपुर में। ये 9 सम्मेलन हुए। ये 9 सम्मेलन कब कब हुए, कहाँ हुए, कौन इसके अध्यक्ष थे, इसके बारे में भी पूछते हैं, ठीक है। चलिए, आइए सबसे पहले प्राचीन इतिहास में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मैं पॉइंट बताता रहूंगा, जो नोट करने वाले पॉइंट है कीवर्ड आप नोट करते चलिएगा। बाकी जैसे मैंने घराना वाला पीडीएफ तुरंत दे दिया था, इसका भी पीडीएफ तुरंत ही दे देंगे क्लास के बाद आपको। बाकी डॉक्यूमेंट्स वाले फाइल में पूरा नोट्स जाएगा ही कंप्लीट।
कि उत्तर प्रदेश के ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहां मिलते हैं? तो आलमगीरपुर में पढ़ा चुका हूं, गंगा नदी के किनारे, और सहारनपुर हुलास, इसके बारे में बताया था जब ऐतिहासिक स्थल बताया था, दारुल उलूम देवबंद हुलास की बात की था ना। और ये दोनों स्थल कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य आलमगीरपुर मेरठ और हुलास सहारनपुर से प्राप्त हुई। ये 2 पॉइंट आपको नोट करना है, चाहे साथ में नोट कर सकते, चाहे बात पीडीएफ मिलने के बाद नोट कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्रयागराज के बेलन घाटी, जो सोनभद्र से लेकर के मिर्जापुर वाला क्षेत्र है, इतिहास वाले टीचर ने आपको पढ़ाया भी होगा, जो भी इतिहास वाले सर रहे होंगे आपके। तो उत्तर प्रदेश के पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्रयागराज के बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी तथा चंदौली के चकिया नामक पुरास्थली से प्राप्त हुए हैं। ये भी उत्तर प्रदेश के पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो एग्जाम में आपके आते हैं। तीसरा पॉइंट, बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पुरास्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई। क्या? बेलन घाटी के लोहदा नाला से नामक पुरास्थल से पाषाण उपकरण तो प्राप्त हुए ही हुए हैं, इनके साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुआ। तो सीधा पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो उस नामों में से लोहदा नाला नाम आपको याद रखना है। इतना ही नहीं, अब आप हमारे जिले में आइए, हमारा जिला मतलब आंवला नगरी प्रतापगढ़। तो मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष मिले। किसके मिले? मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष मिले। और प्रतापगढ़ में 3 स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 नाम में जो बता रहा हूं, ये तीनों नाम बार बार आता है। एक तो दमदमा नाम सुना होगा आपने, एक आपने सराय नाहर राह सुना होगा, एक मादाहा सुना होगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई बच्चे कमेंट कर रहे हैं हम लोग को पीडीएफ नहीं आया है। भाई ये लास्ट दिन घर आने का पीडीएफ मैंने कहा था, तुरंत किसी भी कारण तत्काल प्रभाव से बच्चों को मिल जाना चाहिए। देखिए भाई विलियम बोला, चेक करिए, चेक करके मुझे दिखा दीजिए। नैना और रियाज अहमद 2 लोगों ने कहा कि पीडीएफ वाला नहीं मिला सर, घराना वाला जो आपने कहा था। नहीं, मैंने वर्जिनल दिया था, वर्जिनल दिया था, और ये हाईलाइट करने वाला मैंने नहीं दिया था। वर्जिनल पीडीएफ आपको भिजवाया था मैंने आपको। और इसका अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो ये वाला दे देंगे आपको। फिलहाल इस वाले में थोड़ा सा घौच पौच हो जाता समझाने के बाद, इसलिए मैंने वर्जिनल पीडीएफ ही आपको हम देंगे। ठीक है। तो मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष कहां पर? प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय, ये जिठवारा पड़ता है, जिठवारा के पास एक नवोदय विद्यालय है, उस क्षेत्र के जो लोग होंगे जानते होंगे, वहीं पर सराय नाहर राय है। तथा मादाहा, ये मादाहा मैं आपको सही बताऊं तो प्रतापगढ़ के जिले के जिस पट्टी तहसील के जिस गांव से आते हैं, हमारे गांव से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर मादाहा है। और उस मादाहा नामक स्थान से प्राप्त हुए क्या? मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ के कहां से? सराय नाहर राय और मादा, दोनों स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, यहां से एक पॉइंट और भी पूछा जाएगा। घराना नाम से पीडीएफ जा चुका है भाई, देखिए आप लोग अपने अपने ऐप पर चेक कर लीजिए, वहां पर नोट्स में जाएंगे तो पीडीएफ गया है, मुझे दिखा दिया गया है। ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल ही, ये जानबूझकर मैंने नहीं भेजा ना, समझ में नहीं आएगा, घौस पौस हो जाएगा तो आप लोगों को, इसलिए मैंने ओरिजिनल पीडीएफ दिया। तो सराय नाहर राय में 14 समाधान मिले हैं, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर है, और सराय नाहर राय से 8 गर्त चूल्हे, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट, 14 समाधान के साक्ष्य या गर्त चूल्हे के 8 गर्त चूल्हे के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये सराय नाहर राय से। सराय नाहर राय से 2 पॉइंट आपको और नोट करना है कि सराय नाहर राय से 14 समाधान, जिनमें मृतक का सिर किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर है, और साथ ही साथ सराय नाहर राय से गर्त चूल्हे के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं, प्रयागराज में एक स्थान है मेजा, मेजा एक तहसील है, प्रयागराज का मतलब इलाहाबाद, और प्रयागराज के मेजा तहसील के एक स्थान है चौपानी मांडो पुरा स्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल बनेगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं? प्रयागराज के मेजा तहसील से। और अगर मान लीजिए ये भी न दिया रहे, ये भी न दिया रहे, तो आपको चौपानी मांडो दिया रहेगा। और यहां से संसार के क्या प्राचीनतम मृदभांड के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ये पॉइंट भी फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कहां से? इसी चौपानी मांडो से ही आपका
संसार के प्राचीनतम मृद भांड के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि प्रयागराज में, प्रतापगढ़ में 3 चीजें आपने बताया, 14 समाधान और उसके बाद समाधान और गर्त चूल्हे के साक्ष्य, और साथ ही साथ आपने बताया था कि मानव अस्थि पंजर के अवशेष सरायनहर और माधा दोनों स्थानों पर मिले हैं। फिर आपने प्रयागराज की मेजा तहसील के चौपानी मांडवपुरा स्थल में झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए, और यहीं से आपने कहा कि संसार के प्राचीनतम मृद भांड के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के माधापुरा स्थल से अन्य उपकरणों के साथ यही इंपॉर्टेंट है, सिल लोढ़ा। अब नई पीढ़ी तो जान ही नहीं पाएगी सिल लोढ़ा क्या है, क्योंकि तो मिक्सी का जमाना आ गया, अब तो बटन दबा करके चटनियां खाई जा रही। तो लेकिन फिर भी आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि आप संक्रमण काल के व्यक्ति हैं। उतने संक्रमण काल की नहीं, बल्कि हम लोगों की पीढ़ियां ज्यादा संक्रमण काल की है। आप लोगों की जो पीढ़ियां वो संक्रमण काल के थोड़ा आगे जाती चली गई, क्योंकि आप लोगों की पीढ़ियां अपने दादा वाली पीढ़ियों की समय से जो चीजें प्रचलन में थी उससे धीरे धीरे आप अपरिचित होते गए, क्योंकि आपके जमाने में सीधा ट्रैक्टर देखा, आपने बैलों के साथ खेतों में हल कम देखे हैं, आपकी आगे वाली पीढ़ी ने ज्यादा देखा, इसलिए आप संक्रमण काल के थोड़ा सा आगे वाली पीढ़ी के हैं। हम लोग जिस पीढ़ी के हैं 21वीं सदी भी देख रहे हैं, नए नवाचारों का दौर भी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं, और पुराने समय के वो आप के जो चीजें थी उससे भी हम लोग परिचित हुए। आप लोग भी बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे हमारे समीक्षा अधिकारी वाले बैच में ऐसे ही होते हैं, जो हमसे थोड़ा सा सीनियर ही रहते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी जान रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे नए बच्चे जिनका जीवन शहर में ही प्रारंभ हुआ, फ्लैटों में प्रारंभ हुआ, फ्लैट से ही समाप्त हुआ, गांव से नाता नहीं है, तो शायद वो सिल लोढ़े से परिचित नहीं होते। जो आप चटनी बनाते हैं, जो आप मसाले पीसते हैं, जो मिक्सी में होते हैं, पहले ये सिल पे पीसा जाता है। एक पत्थर नुमा चिपटा हुआ एक सिल होता था, और उसे पीसने के लिए जिससे उसे पीसा जाता उसे लोढ़ा बोलते थे। और सिल लोढ़े के साक्ष्य कहां से मिले? इसी माधापुरा स्थल से मिले। गर्त चूल्हे और समाधान अस्थि एवं आवास के साक्ष्य। अच्छा, आप लोगों को मैं याद करने का तरीका बताता हूं। इतना तो बताया है कि भैया हम प्रतापगढ़ जिले से इसी स्थान से ताल्लुक रखते हैं। माधा हमसे जोड़ लीजिए, और माधा में याद रखिएगा कि सिल लोढ़ा चटनी वाला मामला सर के ही गांव के आसपास का है, तो कम से कम दिमाग में एक लिंक रहेगा जिससे आप भूलेंगे नहीं। हम पुराने नहीं, हम तो इसी पीढ़ी के साथ के ही लोग हैं। हमारे क्लास में तो मोस्टली ज्यादातर 50% लोग हमसे ही सीनियर रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के माधापुर स्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिल लोढ़े, गर्द चूल्हे, समाधान एवं अस्थि एवं आवास के साक्ष्य मिले हैं। और दमदमा ये प्रयागराज से बहुत करीब है, लगभग 45-50 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन है ये प्रतापगढ़ जिला में। पूरा स्थल से हड्डी एवं सींग के उपकरण, बहुत इंपॉर्टेंट, हड्डी एवं सींग के उपकरण, हड्डी व सींग के उपकरण व आभूषण तथा गर्द चूल्हे तथा 41 समाधान मिले हैं, जो मैंने पहले भी चर्चा किया है। उसके बाद नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में, क्या लेटेस्ट, यानी नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के स्थित कौन सा स्थान है? लहुरा देव। इसके लिए लहुरा देव, और लहुरा देव से 8000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिलेंगे। क्या? लहुरा देव से 8000 से 9000 ईसा पूर्व किसके साक्ष्य मिले हैं? मध्य चावल के साक्ष्य मिले हैं। और प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? कोल्डीवा। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये तो नवीनतम खोजों के अनुसार ये बताया गया है। और वैसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, और प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। और आलमगीरपुर, जो कि आपका कहां पर है? ऊपर मेरठ में। तो आलमगीरपुर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई, और यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। और यहां से कपास उपजाने के भी साक्ष्य मिलते। क्या? आलमगीरपुर से कपास उपजाने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आलमगीरपुर से कपास उपजाने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की एक विशेष बात यह थी, एक बार सवाल भी आ चुका है समीक्षा अधिकारी 2021 में, यह सवाल आया है, मैंने पहले भी इसको पढ़ाया था और इस बार भी पूछा गया था 2021 वाले पेपर में आपके, कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन से? कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, टेरी, वत्स और मल।
ये 8 महाजनपद कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यही सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में नहीं रहा। ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसी आरओ 2021 वाले पेपर में, आपके पीसीएस का नहीं, आरओ के पेपर में सवाल आया था। तो ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिनके नाम थे क्या? कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन और चेदी वत्स मल। आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर में भी एक आपका प्राचीन काल स्थल है। कौन सा? कि कुशीनगर में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध नगर को क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये मैं करा चुका हूं ऐतिहासिक स्थलों में। एक ये भी करा चुका था मैं कि उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल कौन सा है? अंतरजी खेड़ा। वहां मैंने एटा लिखाया था ना, लेकिन एटा से जो जिला अब कासगंज अलग हो गया है, तो कासगंज में मुख्य रूप से अंतरजी खेड़ा अब आपका आ चुका है। तो उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल अंतरजी खेड़ा कासगंज जिले में स्थित से है, जो गौरिक मृत भांड तथा कृष्ण लोहित मृत भांड यानी कि चित्रित पात्र परंपरा संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से? अंतरजी खेड़ा से। और अंतरजी खेड़ा कहां स्थित है? अगर कासगंज जिला दिया रहे तो कासगंज को उत्तर लगाएंगे, कासगंज न दिया हो तब आंसर आप एटा हो तो एटा को लगाएंगे सॉरी। और कासगंज एटा दोनों दिया हो तो भी आंसर आप कासगंज लगाएंगे। ऐसा मामला एक जगह और बताया था। ऐसे मैंने बताया था, अगर आपका अमीर खुसरो का जन्म पूछा जाता है, किसका? अमीर खुसरो का जन्म पूछा जाता है, तो अगर विकल्प में आपका कासगंज है तो पहली वरीयता कासगंज को देंगे, और विकल्प में कासगंज नहीं है तब आप एटा लगाएंगे। और न कासगंज भी हो, एटा भी हो और पटियाली दिया हो, क्या दिया हो? पटियाली दिया हो और अमीर खुसरो का जन्मस्थली पूछे तो आंसर पटियाली लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी। यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। यह सवाल भी आपके एग्जाम में आ चुका है उत्तर प्रदेश में। यह सवाल भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थकरों की जन्मभूमि कौन है? अयोध्या थी। और अहरौरा जो कि मिर्जापुर से अशोक का लघु शिलालेख, किसका? अशोक का लघु शिलालेख तथा सारनाथ, वाराणसी एवं कौशाम्बी से लघु स्तंभ लेख मिला है। किसका? अशोक का। ये ध्यान रखिएगा। और ये अहरौरा स्थान इंपॉर्टेंट है, जैसे नरौरा इंपॉर्टेंट है, जैसे पंपिल इंपॉर्टेंट है, जैसे खुर्जा इंपॉर्टेंट है, जैसे अंतरजी खेड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे जालौन का जो आपका था वहां पर कालपी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका एक और बताया था मैंने डाला इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था बुलंदशहर का खुर्जा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था कि मोदी नगर इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था इज्जत नगर इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए जिलों के भीतर का एक स्थान अहरौरा है जो कि प्राचीन कालीन स्थल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अहरौरा मिर्जापुर में है। और सारनाथ को आप जान ही रहे, यहीं पर महात्मा बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इन दोनों स्थानों पर क्या विशेष बात है कि अहरौरा मिर्जापुर से अशोक का लघु शिलालेख तथा सारनाथ, वाराणसी एवं कौशाम्बी से लघु स्तंभ लेख मिला है। और साथ ही साथ सोहगौरा ताम्रलेख गोरखपुर मौर्य काल का यह ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से मिला है। इसका मतलब गोरखपुर में बहुत सारी बातें आपने देखा। गोरखपुर में आपने सर्वाधिक वर्षा के लिए देखा, यहां पर गीता प्रेस है देखा, यहां पर गीता वाटिका भी देखा, इसे नाथ नगरी के नाम से जानते हैं। और इसी स्थान पर क्या है? एक ताम्रलेख पत्र, ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से मिला है। और इस ताम्रलेख से क्या पता चलता है, कौन सी जानकारी मिलती है? इस ताम्रलेख से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में क्या, मौर्य काल में अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। इस बात की जानकारी इस ताम्रलेख से मिलती है जो कि गोरखपुर में स्थित है। और प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिशेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण है और इस पर बीरबल एवं जहांगीर का नाम भी मिलता है। और ये प्रयागराज में ही मैंने ऐतिहासिक स्थल में लिखाया भी था। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर, ये भी मैंने आपको ऐतिहासिक स्थल में लिखा दिया है पहले ही। और ये भीतरी स्तंभ लेख जो कि गाजीपुर में है, इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें पुष्यमित्रों और हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। क्या? इसमें पुष्यमित्रों और हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त का युद्ध का वर्णन मिलता है। और श्रावस्ती में, श्रावस्ती किस लिए जानते हैं आप? श्रावस्ती में कोई खास बात तो आपने नहीं बताया है। श्रावस्ती में एक बात आपने बताया है, एक बात बताया है आपने कि श्रावस्ती में
साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और ये नेपाल को स्पर्श करता है। यही दो बात मैंने बताई बस श्रावस्ती में, नेपाल को स्पर्श करता है और साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और श्रावस्ती में कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। किसके? कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और हड़प्पा युगीन अवशेष हुलास से मिले हैं, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। अच्छा, कल मैं कानपुर गया इत्तेफाक से, जहां पर मुझे जाना था जिस काम से, तो मेरा रुकना जहां पर हुआ मोती झील के जस्ट सामने। और कमाल ये था कि परसों हमारे साथ भी जो सारे लोग गए, मैंने इनको बताया पूरी झीलों के सारे बारे में। परसों अभी मैं शायद झील पढ़ा के गया ही, जब 6 टॉपिक जिस दिन एक साथ पढ़ाए थे हम, उस दिन झील ही पढ़ाए थे जब 6 टॉपिक पढ़ाए थे। तो और अच्छा से हुआ, मैंने अपने मोबाइल में पिक लिया है, अभी आपको तो यहाँ तो नहीं दिखा सकते बोर्ड पे, मैंने उसको पिक जानबूझ कर लिया कि मोती झील में और कंफर्मेशन दिमाग पे चित्र हमारे बन जाए कि इस मेट्रो को भी हमने देखा, मोती झील को करीब से जाकर देखा, तो अच्छा लगा। मुझे लगता है अगर यूपी के लिए थोड़ा मैं और मेहनत करूं और धीरे धीरे ऐसे टूर पे निकलता रहूं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो खास बातें हर स्थान पर पहुंचकर मैं देखूं और उनके साथ अपनी तस्वीरें लूं, आने वाली पीढ़ियों को उन तस्वीरों के साथ पढ़ाऊं, तो शायद बच्चों के लिए और सरल हो पाएगा यूपी स्पेशल हर स्थानों को देखने के लिए। तो मोती झील कल हम होके आए, तो मोती झील एकदम भूलेगा नहीं ना। मोती झील कहाँ है? कानपुर में है आपका। और फुलहर झील कहाँ पर है? पीलीभीत में। और लीलौर झील कहाँ पर है? बरेली में है। नौ झील कहाँ पर है आपका? नौ झील कहाँ पर है आपका? ये आपका मथुरा में है। सूर सरोवर झील कहाँ पर है आपका? आगरा में है। करेला झील आपका कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। और आपका बखीरा झील कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। ये सारी झीलें बताई गई थी ना। एक झील मैंने छितौरा झील बताया था, ये कहां पे था जरा बताइए, मैं कुछ मिस कर रहा हूं इसको। छितौरा झील बताया था ना, कहां पर था? मथुरा में नौ है यहाँ। नौ झील है वहां पर। क्योंकि मैं जब लखनऊ जाता हूं तो जैसे ही लखनऊ प्रवेश करता हूं तो मैं बहुत ध्यान से देखता हूं जो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान किनारे ही बोर्ड लगा है। और उसके अलावा भातखंडी संगीत संस्थान भी वहां जाता हूं, जब जाता हूं तो रायबरेली पहुंचता मेरी नजर तुरंत समस्तपुर पश्चिम बिहार के बोर्ड पे जाती है, क्योंकि आप लोगों को बताते हैं उसको। बहराइच में ना एक एक मिस कर रहे थे हम, छितौरा झील। आगरा में सूर सरोवर झील है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल के इतिहास के स्थलों में इतने ही पार्ट हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित, बाकी ऐतिहासिक स्थल तो आपने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ा है। इतने पॉइंट्स आप यहां से नोट करिएगा। मध्यकालीन इतिहास के लगभग लगभग बातें मैंने बता दी है, कुछ तथ्यात्मक बातें मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा कि आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने किया। किसने किया? सुल्तान सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना। सब इतिहास में पढ़े हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि यूपी स्पेशल की बात है, मैं इसकी चर्चा करूं आपसे। तो आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने कब? 1504 में किया था। कब? 1504 में किया था। मैं आऊंगा फिर कानपुर, जल्दी ही आऊंगा, फिर कानपुर आऊंगा तो बताऊंगा एस चौहान आपको, मैं जरूर कॉल करूंगा। नंबर शायद होगा नहीं, आप डाल दीजिए कानपुर लिख करके तो याद रहेगा मुझे। अच्छा, कानपुर नगर निगम में है आप? अच्छा अच्छा। तो एक स्वरूप नगर स्थान था ना, स्वरूप नगर स्थान है वहीं मोती झील के पहले ही है स्वरूप नगर, उसी स्थान पे था। हाँ, फाइनल नहीं हुआ। मैं जानकारी के लिए आप सभी लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऑफलाइन केस में हैं और सभी बच्चे परिचित थे। कई बार ऐसे मैचेस आए और लेकिन शुभ संकेत नहीं मिले। और हमारा भाई क्रिकेट में है, मोहम्मद शहबाज के नाम से, अंडर 23 अभी खेलता है। तो अंडर 23 के सीके नायडू ट्रॉफी होती है डेज मैचेस की, तो उसके कैंप में अभी उन्होंने 2 शतक लगाए थे। 2 शतक लगाने के बाद कैंप में केवल 57 बच्चों का चुनाव हुआ था, पूरे कैंप में, पूरे उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ के लोगों में। तो उस 57 बच्चों में चयन हुआ, उसमें 2 मैच मिलते हैं और उस 2 मैचों में जो शानदार प्रदर्शन करता है उस प्रदर्शन के आधार पर सीके नायडू ट्रॉफी के लिए चयन होता है। और पहला मैच उसका खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, अहमदाबाद में, मतलब गुजरात में ही खेला जाएगा। और पहला मैच शायद केरला, शायद छत्तीसगढ़ या किसी स्टेट से मैच है वो। तो उस मैच के लिए इन 2 मैचों के प्रदर्शन पर ही तय होता है कि कोई आपका टीम में चयन होगा या नहीं। तो पहले मैच में 25 रन पे आउट हो गए थे, किसी हार्ड लग रहा कहीं से आउट हो गए, लेकिन दूसरे मैच में शानदार बैटिंग की उन्होंने, 75 रन की पारी खेली, 75 रन की। ये उम्मीद पूरी है
कि सब लोगों का प्यार रहा, हो सकता है कि बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे मोहम्मद शहबाज सीके नायडू ट्रॉफी में अंतिम चयन में सूची में आ गए। तो आएंगे तो निसंदेह रूप से बताऊंगा, मैं करंट अफेयर की क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और मेरा बड़ा सपना था क्रिकेट हमारी पहला हॉबी तो मेरे जीवन का यही है कि पढ़ाना मुझसे कोई छीन ले तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा, कहते हैं कि सबसे बड़ी पूंजी हमसे कोई छीन लेगा, तो सबसे ज़्यादा आनंद तो मुझे इसी में आता है। दूसरा इंटरेस्ट हमारा जो जान है, जिंदगी है, किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे एंजॉय, घूमने टहलने का, मूवी देखने का, इसमें बहुत नहीं, क्रिकेट हमारा बहुत बड़ा शौक है। और अपने दौर में सौरभ गांगुली किसी दौर में भारत के कप्तान रहे, और सौरभ गांगुली का बहुत अंधा प्रशंसक कह सकते हैं, अंधा प्रशंसक रहा मैं, और उनके जैसा मैं भी बनना चाहता था। लेकिन हमारी क्रिकेट की दुनिया नहीं थी, बल्कि बस हाँ उनका जैसा डेडिकेशन, उनका जैसा जुनून, जीतने की जुनून, नंबर 1 बनने का जुनून वो रहा। हमने अपने क्षेत्र में अपना काम किया, लेकिन ये इच्छा थी कि एक लेफ्टी बैट्समैन मैं भी बनाऊंगा, हमारे घर से भी कोई खेले। तो मैं जब इलाहाबाद से कभी जाता था गाँव में, तो भाई मेरा छोटा था, तो मैं चाहता था वो क्रिकेट खेले, और उसको इसलिए मैंने बैट भी जब पहली बार पकड़ाया तो लेफ्टी ही पकड़ाया, और नेचुरल खेलने भी लगा लेफ्टी, और लेफ्टी ही बल्लेबाज है, लेफ्ट बैट्समैन बैटिंग करते हैं। तो बड़ा संघर्ष किया उस बंदे ने, बहुत अच्छा डेडिकेशन रहा। तो मैं तो डेडिकेशन के मामले में, हार्डवर्क के मामले में हम करते हैं, आप हमारे प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन हम उसके प्रशंसक हैं। इस बात के लिए कुछ मेहनत बहुत जी जान से करता है, अपने लक्ष्य के प्रति उसका समर्पण बहुत ज़्यादा है। मैं कई बार ऑफलाइन की क्लास में आप लोग को बताता भी रहा हूँ कि है तो मेरा छोटा भाई, उससे मैं कहता जरूर नहीं हूँ, लेकिन जरूर इस मामले को लेकर के मैं थोड़ा उससे अपने आप को लापरवाह मानूंगा कि जितना डेडिकेशन उसका है। हम बच्चों के प्रति तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, खुद के प्रति लापरवाही कई बार हो जाती है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा डेडिकेटेड है। ये लगता है कि हमें और उतना डेडिकेटेड होना चाहिए जितना मेरा छोटा भाई अपने गोल के लिए है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और उसने अपनी इस मेहनत के दम पर शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले कैंप तक पहुंचा, और कैंप में भी प्रदर्शन किया है, सब कुछ बेहतर रहा। तो 23 में आएंगे, फिर यहीं से सिलसिला आगे शुरू होता है रणजी ट्रॉफी का। अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो IPL की टीम में, और उसके बाद वहाँ अच्छा प्रदर्शन हुआ तो सबसे बड़ा जो सपना होता है देश के लिए खेलने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तो इससे बड़ा कोई लम्हा नहीं होता। और वैसे भी स्पोर्ट हमारे घर में रहा, और हमारे चाचा भी, हमने कई बार बच्चों को बताया भी, अनवर खान, वो भी हॉकी की इंटरनेशनल प्लेयर रहे, अंत धनराज पिल्ले की कैप्टनशिप में खेले। तो हॉकी में हमारे फैमिली ने देश का नेतृत्व किया है, कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन क्रिकेट में मेरा सपना था, अब छोटा भाई पूरा कर रहा है, सबका प्यार रहा, दुआएं रही, तो जरूर एक दिन देश के लिए आप लोग खेलते हुए देखेंगे उसको, ठीक है। जरूर जरूर जरूर, सबको खुशी मिलेगी। आपके कानपुर के अखबार में आएगा, जब जिस दिन अगर आ जाएगा तो वो आएगा, पेपर में रहेगा। दुआ करिए कि सब अच्छे से आ जाए, प्रार्थनाएं करिए आप लोगों। चलिए, आगरा में स्थित, तो सबसे पहले मैंने मध्यकालीन का पहला पॉइंट बताया कि आगरा में की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में किया, और आगरा में स्थित मुसम्मन बुर्ज, अच्छा ऐतिहासिक स्थलों में कुछ 10-12 चीजें छूटी गई हैं, जो मथुरा की कुछ और भी कल मैं देख रहा था, तो उसकी मैंने लिस्ट बना ली है। तो ऐतिहासिक स्थलों में कुछ पॉइंट मिस हुए हैं, उसको मैं कल की क्लास में कराऊंगा, मुझे याद है, ठीक है। तो आगरा में स्थित मुसम्मन बुर्ज से हरम की महिलाएं पशु युद्ध देखती थी। और आगरा में ही क्या लगता है, मीना बाजार जो हर जगह चौक चौक में दिखता है, असल में जो मीना बाजार लगता था, मोहम्मद शहबाज नाम है उनका। तो आगरा में ही मीना बाजार लगता था, और इसी बाजार में जहांगीर सर्वप्रथम नूरजहां से मिला था। ये दो स्थल भी याद रखिएगा आगरा को लेकर के। साथ ही साथ मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था, तथा आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। ध्यान रखिएगा कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, तथा आगरा का किला जो मैंने आगरा में बताया था आपको, इसे अकबर ने कराया था निर्माण। और नूरजहां ने आगरा में ही अपने पिता, यही छूटा था, जैसे कुछ यहां शामिल हो गए लेकिन फिर भी कुछ छूटेंगे, वो मैं कराऊंगा भी। नूरजहां ने आगरा में ही अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। क्या, नूरजहां ने आगरा में ही अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था नूरजहां के। तो 3 चीजें, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनाया, नूरजहां ने। नूरजहां ने आगरा में किसका मकबरा बनाया, एतमादुद्दौला का। नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा कहां पर बनाया, आगरा में बनाया। और शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल बच्चा बच्चा जानता है, एवं मोती मस्जिद, ये भी मिस हुआ था, मोती मस्जिद, ये सब क्या है, स्थापत्य कला की श्रेष्ठता का प्रतीक माने जाते हैं, जो कि इसी आगरा में स्थित हैं। साथ ही साथ 1296 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने यही कड़ा नामक स्थान पर करवा दी थी। कहां पर, कड़ा मानिकपुर है, वहां पर कराई थी। और 1545 में कालिंजर में मेला कहां लगता है, बांदा में लगता है, इसका मतलब बांदा के आसपास का ये क्षेत्र होगा।
कि 1545 में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान ही बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। कहां पर? कालिंजर में। कब हुआ था? 1545 में, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, क्योंकि ऐतिहासिक कथन की बात है, काफी दिन मिस हो गया, अब देखे सब कुछ। लेकिन शेरशाह सूरी का ही शायद ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा गया ना, कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया होता। ये शेरशाह सूरी का ही तो कथन है, एग्जाम में शायद आया है। आगे बढ़ते। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल, ये मैंने बताया था, व्यक्ति एवं उनसे संबंधित जिले में ही लिखा दिया है आपको कि अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल कालपी से संबंध था और यहां से बीरबल का रंग महल तथा मुगल कालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या? यहां से बीरबल का रंग महल तथा मुगल कालीन टकसाल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कहां से? कालपी से, जो कि जालौन में है। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 में अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में ही क्या किया था? जौनपुर की स्थापना की थी, जिसे आप पूरब का सिराज या सिराज हिंद कहते हैं, जहां पर अटाला मस्जिद है, जहां पर शाही पुल है, जहां पर शाही किला है, और साथ ही साथ जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जो लिंगानुपात की दृष्टि से नंबर 1 है। इतनी बातें बताई है ना जौनपुर में अब तक। जौनपुर में इतनी तो बातें बताई है कि लिंगानुपात में सबसे बड़ा है, गोमती नदी के किनारे है, यहाँ शाही पुल है, शाही किला है, यहीं पर अटाला मस्जिद बनाया गया है। और इसी जौनपुर को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 में अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में जौनपुर की क्या की थी? स्थापना की थी। और सर की सल्तनत के दौरान जौनपुर को क्या कहा गया? सिराजे हिंद कहा जाता है। और 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने किसकी स्थापना की? झांसी की स्थापना की। यह पॉइंट भी नोट करिएगा, एक बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। 1613 ईस्वी में ओरछा शासक कौन? वीर सिंह बुंदेला ने किसकी स्थापना किया था? झांसी की स्थापना की थी। और 1765 में अंग्रेजों एवं मुगल शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। यूपीपीसीएस ने कम से कम अब तक इसे 10 बार तो सवाल पूछा ही होगा पिछले 25 से 30 सालों में। 1765 में अंग्रेजों एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब आती है बात आपकी 1857 की क्रांति को लेकर के। और 1857 की क्रांति एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं जिले जो हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। 1857, ये मैपिंग में आपको दिखा देते हैं। तो चलिए मैप बनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आधुनिक भारत की जितनी घटनाएं हैं और आधुनिक भारत के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन हैं और जो आपका 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल हैं, उसको मैं मैपिंग के माध्यम से ही दिखाता हूं। 1857 की क्रांति तो आपने सबसे पहले एनसीईआरटी में ही शुरू किया होगा, पढ़ा होगा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से जो जुड़े हुए स्थल है एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। सबसे पहला साल 1857 की क्रांति का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, मेरठ से हुआ था। ये मेरठ से हुआ था, एक ऐतिहासिक स्थल, इसीलिए क्रांति नगर और कैची नगर कहा जाता है। मेरठ को इसीलिए क्रांति नगर और कैची नगर कहा जाता है। कब? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को 1857 को क्रांति 1857 की क्रांति यहीं से प्रारंभ हुई थी। वैसे इसका पूरा विस्तार जो है बुंदेलखंड से लेकर अवध क्षेत्रों में रहा, लेकिन किस जिले से किसने नेतृत्व किया, इसमें सवाल कई बार आपके एग्जामिनेशन मिलान करने के लिए आया है। क्या है? मिलान करने के लिए आया है। जैसे बरेली के लिए पूछा गया है, जैसे कानपुर के लिए पूछा गया है, जैसे लखनऊ के लिए पूछा गया है, जैसे झांसी के लिए पूछा गया है, जैसे प्रयागराज के लिए पूछा गया है। तो ये सारे स्थान आपके इसके लिए पूछे जाते हैं। और अयोध्या यानी जो वर्तमान का फैजाबाद, पहले जो फैजाबाद था उसके बारे में भी पूछा जाता है। एक तो बरेली से किसने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति से,
एक लखनऊ ऊपर कर देते हैं, लखनऊ से, और एक कानपुर से किसने किया, और एक झांसी से किसने नेतृत्व किया, एक अयोध्या से किसने नेतृत्व किया जो पहले फैजाबाद था आपका, और प्रयागराज से किसने नेतृत्व किया जो पहले आपका इलाहाबाद था। तो कौन इसके नेतृत्व करता रहे आप सभी लोगों को पता ही होगा, लगभग आप लोगों को पता है। तो बरेली से खान बहादुर ने नेतृत्व किया था। किसने? खान बहादुर ने नेतृत्व किया था। और सबसे ज्यादा जो सवाल आया है वो अयोध्या फैजाबाद से आया है, जहां से मौलवी अहमद उल्ला शाह ने किया है। क्या? जहां से नेतृत्व कौन किया था? मौलवी अहमद उल्ला शाह ने किया था। और प्रयागराज से कौन किया था? मौलवी लियाकत अली ने किया था नेतृत्व। किसने किया था? प्रयागराज से मौलवी लियाकत अली ने यहां से नेतृत्व किया था। और वहीं कानपुर से अगर बात किया जाए तो कानपुर से इसका नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में नाना साहब ने नेतृत्व किया था। और लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने? लखनऊ से अगर बात किया जाए तो फिर ध्यान रखिएगा किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने। और झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा सर? ये सारे जिले दे दिए जाते हैं और नाम दे दिए जाते हैं, बच्चों को सोचना होता है। कई बार बच्चे ये सोच ही नहीं पाते। अच्छा, वो 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता पूछ रहा है, तो दिमाग में आपके चले, बच्चा जानता भी रहता कि 1857 क्रांति हमने सब पढ़ा है इतिहास में, क्या ऐसा है सर जो आपने नया बताया, सब जानते थे। लेकिन जब एग्जाम में सवाल आया कि निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करिए, और नाम दे दिया खान बहादुर, मौलवी अहमद उल्ला, लियाकत अली, नाना साहब, बेगम हजरत, रानी लक्ष्मीबाई। अब इधर नाम दे रहा है बरेली, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, झांसी। बच्चा सिर्फ पूछ क्या रहा है, तो घटना तुरंत आपको याद आनी चाहिए। हाँ, सेहत में है श्रावस्ती से, बहुत बढ़िया पूछा। हाँ पूछिए, एक बच्चे का नाम है किसी का। बहुत अच्छा आपने बताया, मुझे याद नहीं आ रहा था भैया कि श्रावस्ती में कुछ ना कुछ और बताए हैं। श्रावस्ती में सेहत में थे, बहुत अच्छा। यूपी की पॉलिटी नहीं आती अलग से, यूपी को पॉलिटी जीएस पेपर 5 में आती है। सूरी नहीं कहा था ना, बिल्कुल सही। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण स्थल का मतलब यही नेतृत्व करता वहां से पूछ जाते हैं। उसके बाद अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सम्मेलन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सम्मेलन, राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सम्मेलन, राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सम्मेलन, कांग्रेस के महत्वपूर्ण सम्मेलन। एक मैप बनाइए, और कमाल यह है कि 9 सम्मेलन हुए हैं। आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों से इसके साथ इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी पहली अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया। और उसके बाद बहुत सारे इसके सम्मेलन हुए। इतिहास में आप लोगों को पढ़ाया ही गया होगा सारे महत्वपूर्ण सम्मेलन, कौन कौन से सम्मेलन। ऐसा कौन सा सम्मेलन था जब पहली बार कोई मुस्लिम अध्यक्ष बना था? बदरुद्दीन तैयब जी। वह कौन सा सम्मेलन था जब पहली बार किसी अंग्रेज को अध्यक्ष बनाया गया था? जॉर्ज यूलो को। वह कौन सा सम्मेलन था जब पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया था? एनी बेसेंट को। वह कौन सा सम्मेलन था जब पहली बार किसी भारतीय महिला को बनाया गया था? सरोजिनी नायडू को। वह कौन से अध्यक्ष थे जो सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता किए? वह कौन से व्यक्ति थे जो सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
लाल बाल पाल में से किसने इसकी अध्यक्षता किया है? बंगाल विभाजन के समय इसकी अध्यक्षता किसने किया था? 1907 के सूरत अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किसने किया? लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता के समय इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तमाम सवाल इतिहास में आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन हम वो पूरा इतिहास आपको नहीं बताएंगे। जरूर जरूर प्रदीप कुमार जी आगरा आएंगे तो बताएंगे, हैं? आगरा आएंगे जरूर बताएंगे। आसपुस देवसरा ब्लॉक, ब्लॉक देवसरा है। ठीक, तो अब आपको मैं मैपिंग में समझाता हूं फ्रेंड। एक मैप बनाइए पहले। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 9 सम्मेलन कांग्रेस के हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 9 सम्मेलन, कुल 9 सम्मेलन कांग्रेस के हुए हैं। कुल 9 सम्मेलन कांग्रेस के हुए हैं। कितने सम्मेलन? टोटल 9 सम्मेलन यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हुए हैं। सवाल उठता है कहां पे हुआ सर, और कब कब हुआ है, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? एक तो प्रयागराज है ही है, एक आपका वाराणसी है, एक आपका मेरठ है, एक आपका कानपुर है, और एक आपका लखनऊ है। मान लीजिए ये हम लखनऊ को ले लेते हैं, ये कानपुर हो गया, ये मेरठ हो गया, ये प्रयागराज हो गया, और ये आपका हो गया वाराणसी। वाराणसी। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रयागराज में 3 सम्मेलन हुए हैं। क्या? प्रयागराज में 3 सम्मेलन हुए हैं। प्रयागराज में 3 सम्मेलन हुए हैं। एक हुआ 1888 में, ठीक, एक हुआ 1892 में, ठीक, और एक हुआ आपका 1910 में। अच्छा, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर जो प्रयागराज में सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने किया? जॉर्ज यूले ने किया। किसने किया? जॉर्ज यूले ने किया। और ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अध्यक्षता किसी अंग्रेज के द्वारा किया गया था? तो 1888 का जो सम्मेलन था, ये पहली बार किसी अंग्रेज के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था, और यह सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? प्रयागराज में। और 1892 का भी सम्मेलन प्रयागराज में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया। और उसके बाद 1910 का भी सम्मेलन प्रयागराज में हुआ, और इसकी अध्यक्षता का नाम बच्चे भूलते हैं, सर विलियम वेडरवन है। कौन है? सर विलियम वेडरवन है। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने 1892 में अध्यक्षता किया, सर विलियम वेडरवन ने 1910 में किया, और जॉर्ज यूले ने 1888 में किया। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम ये याद रखें, प्रयागराज में 3 सम्मेलन हुए। क्या? प्रयागराज में 3 सम्मेलन हुए, और तीनों सम्मेलनों का वर्ष याद रखें, एक 1888 में, एक 1892 में, और एक 1910 में। उसके बाद उसका अध्यक्ष भी याद रखें कि 1888 में जॉर्ज यूले ने, 1892 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, और 1910 में सर विलियम वेडरवन ने इसकी अध्यक्षता किया है। और कमाल है कि लखनऊ में भी 3 बार सम्मेलन हुआ। लखनऊ में भी 3 बार सम्मेलन हुआ। कहां पर? लखनऊ की भी बात किया जाए तो 3 बार सम्मेलन हुआ। कब कब हुआ सर? एक तो हुआ सबसे पहले 1899 में, 88 के बाद वाला, 1899 में। दूसरी बार कब हुआ सर?
दूसरी बार हुआ 1916 में, बड़ा फेमस है, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से इसे जानते हैं। तीसरी बार कब हुआ? 1936 में, 1936 में। अच्छा, तो यहां भी बता दीजिए कि इस सम्मेलन में अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? 1899 का जो सम्मेलन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, और यह इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। ये अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा, ये जो बता रहे हैं आपको ये कौन है? ये अध्यक्ष है। और 1916 के सम्मेलन को हम लोग लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन को हम लोग लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1907 का सूरत अधिवेशन और इसी सूरत अधिवेशन में गरम दल नरम दल एक दूसरे से अलग हो गए और 6 में मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था। और 1907 के बाद गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग अपने अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अपने तरीके से जो अपना जीवन जी चुके तो एहसास हो गया ताकत मुट्ठी में है, उंगलियों में ताकत नहीं है। उंगली बन के रहेंगे कभी भी तोड़ दिए जाएंगे, मुट्ठी बन के रहेंगे बड़े से बड़े जंग जीत लेंगे हम लोग। और इस बात का एहसास बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने लोगों को दिलाया। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों के बाद आखिरकार 1916 का जो सम्मेलन होना था वो लखनऊ में होना था, और उसी समय 1916 का लीग का भी सम्मेलन लखनऊ में होना था। और तिलक जी ने और बेसेंट जी ने कहा कि जब दो एक हो ही गए हैं गरम दल नरम दल, तो मुस्लिम लीग को पीछे क्यों रखा जाए, उसको भी शामिल करिए। और आखिरकार इन सब के प्रयासों के बाद गरम दल नरम दल और मुस्लिम लीग 9 वर्षों के बाद एक बार फिर से एक हुए, और इस प्रकार से जो ये सम्मेलन हुआ लखनऊ में, इस सम्मेलन को नाम दिया गया लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते का सम्मेलन। बड़ा फेमस सम्मेलन है। हाँ, तभी ठीक है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? बड़ा फेमस है, कई बार एग्जाम में सवाल आया, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसका क्या किया गया? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। और 1936 का भी सम्मेलन लखनऊ में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? इसकी अध्यक्षता जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया। चलिए 3-3-6 निपट गए सर। और आपने कहा 9 सम्मेलन हुए, 7वां बताइए। वाराणसी में जो सम्मेलन हुआ था ये 1905 वाला सम्मेलन है, जिस वर्ष बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय थे। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और उसके बाद कानपुर का सम्मेलन कब हुआ था सर? 1925 में हुआ था भाई। अध्यक्षता सरोजनी नायडू। 1925 का जो सम्मेलन था वह कानपुर में हुआ और अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? सरोजनी नायडू जी के द्वारा। सरोजनी नायडू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। यहां सवाल बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? जब पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन रही, पहली महिला पूछा जाए, भारत नाम ना दिया रहे, केवल महिला पूछा जाए, तो आंसर होता है एनी बेसेंट होता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रही, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू है। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी रही, पहली महिला राज्यपाल भी यही पूरे देश में रही है। तो सरोजनी नायडू के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं आपकी। तो 1925 का सम्मेलन कानपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। और उसके बाद ध्यान रखिएगा मेरठ में 1946 का सम्मेलन हुआ था, 46, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जेबी कृपलानी के द्वारा। नोट कर लीजिए, जेबी
कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा? जेबी कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। भारत की बुलबुल भी कहा जाता है। तो याद हो गया सब भाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन भारत में कितने हुए थे? भारत में तो बहुत सारे हैं, उत्तर प्रदेश में 9 हुए थे, जिसमें से 3 सम्मेलन प्रयागराज में हुआ, 3 सम्मेलन आपका लखनऊ में हुआ, एक सम्मेलन आपका बनारस में हुआ, वाराणसी में, एक आपका कानपुर में हुआ और एक आपका मेरठ में हुआ। 3 सम्मेलन जो प्रयागराज में हुए उसमें से एक 1888 का सम्मेलन है, एक 1892 का सम्मेलन है और एक आपका 1910 का सम्मेलन है। क्या? 1910 का सम्मेलन है। और उसके बाद 1888 का जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया। 1892 के सम्मेलन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया और 1910 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? आपके विलियम वेडरवन। यही नाम भूलेगा, यही नाम आपको भूलेगा। 55 नहीं भाई, 25 है। कौशल कुमार 1925। और उसके बाद लखनऊ में 3 सम्मेलन हुए, एक 1899, फिर 1916 और 1936। 1899 की अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त के द्वारा किया गया। 1916 को लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा किया गया। और 1936 का जो सम्मेलन था यह आपका कहां पर हुआ? यह भी लखनऊ में हुआ, इसकी अध्यक्षता जे.एल. नेहरू के द्वारा किया गया। और मेरठ में 1946 में इसका सम्मेलन हुआ उत्तर प्रदेश में और इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया। कानपुर में 1925 में हुआ, सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता किया। और वाराणसी में 1905 में जिस वर्ष बंगाल विभाजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है, ठीक। उसके बाद एक हेडिंग बनाइए, उत्तर प्रदेश में आधुनिक भारत से संबंधित अन्य तथ्य। उत्तर प्रदेश में आधुनिक भारत से संबंधित अन्य तथ्य। उत्तर प्रदेश में आधुनिक भारत से संबंधित अन्य तथ्य। उत्तर प्रदेश में आधुनिक भारत से संबंधित अन्य तथ्य। एक मैप के माध्यम से इसको भी करा देते हैं। फटाफट नोट करिए कौन कौन से तथ्य आपके और पूछे जा सकते हैं। पहला नोट करिएगा कि मुरादाबाद में, कहां पर? मुरादाबाद में एक घटना है, एक सम्मेलन है उत्तर प्रदेश में। किसका सम्मेलन? प्रांतीय सम्मेलन। प्रांतीय सम्मेलन 1920 में। कब? 1920 में। किसकी अध्यक्षता में? 1920 में डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में, डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। दूसरा घटना है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक ऐतिहासिक स्थल है। 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा
कांड हुआ, ठीक है, 5 फरवरी गोरखपुर में। और प्रयागराज में भी कुछ घटनाएं हैं, प्रयागराज में भी कुछ घटनाएं हैं। प्रयागराज की पहली घटना क्या है, ध्यान रखिएगा। 1923 में, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना प्रयागराज में की थी। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू व चितरंजन दास ने, चितरंजन दास ने क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और लखनऊ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं, लखनऊ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं। लखनऊ में पहली घटना यह है, ध्यान रखिएगा, 1928 में, 1928 में लखनऊ में ही, लखनऊ में ही साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। किसका, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। और इसमें पता था कि लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हो गया था, उनकी मृत्यु भी हो गई। और उनका एक कथन पूछा जाता है जो आपको लाला लाजपत राय का ही था, कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील बनेगी, उनका ही कथन था। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, कानपुर में भी एक घटना नोट कर लीजिए। कानपुर में एक घटना यह हुआ कि 1925 में क्या किया, 1925 में प्रथम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन, क्या, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, मैं भी हट जाऊंगा, कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन पेरियार की अध्यक्षता में हुआ। पेरियार की अध्यक्षता में हुआ। इसको नोट कर लीजिए, एक मैप और बना दूंगा, नहीं तो आपको नोट करने में दिक्कत आ रही होगी। 1925 में ही क्या हुआ था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन पेरियार की अध्यक्षता में 1925 में कहां पर संपन्न हुआ, कानपुर में ही संपन्न हुआ। और इस कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, एक पत्रकार थे सत्यभक्त। 1924 में ये पार्टी जो था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी आपकी, ये भी चाहे तो एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, स्थापना 1924 में, स्थापना 1924 में सत्यभक्त के द्वारा किया गया था। सत्यभक्त के द्वारा किया गया था। इसे इतना नोट कर लीजिए, इतनी बातें। सबसे पहले आप गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन प्रयागराज में किया गया। मुरादाबाद में प्रांतीय सम्मेलन 1920 में डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में हुआ। कानपुर में अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन पूछा जाए, प्रथम सम्मेलन, तो 1925 में, कब, 1925 में पेरियार की अध्यक्षता में हुआ। लेकिन इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 में ही सत्यभक्त के द्वारा किया गया था। और 1928 में लखनऊ में ही साइमन कमीशन का क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। क्या किया गया था, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। इसको नोट करिए, फिर और भी बातें बताते हैं आपको। ठीक, कहीं तो लिख दें, जगह ज्यादा पॉइंट है नहीं, आ जाएगा वैसे। यहाँ पर मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ ताकि अलग रहे वो। एक दो पॉइंट और लिखने हैं इसमें। लखनऊ में घटना 1925 में काकोरी षड्यंत्र भी यहीं पर हुआ था। 1925 में लखनऊ में
लखनऊ में काकोरी षड्यंत्र भी हुआ था, जिसमें फांसी आपको मैंने बताया है 4 लोगों को हुई थी। काकोरी षड्यंत्र भी हुआ था। और एक तथ्य पूछा जाता है, कोई स्थान नहीं है, कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में, कब इसकी स्थापना हुआ। जैसे अगर कभी पूछा जाए तो बताइएगा। सन 1924 में, नोट कर लीजिए, सन 1924 में इसके द्वारा चंद्रशेखर आजाद द्वारा क्या किया गया था? चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। स्थापना इसकी भी कानपुर में ही हुई थी सन 1924 में। लेकिन इसका एक शब्द इसमें जोड़ा गया, कई बार इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 1928 में भगत सिंह की सलाह पर इसमें सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया गया। 1928 में भगत सिंह की सलाह पर इसमें सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया गया। इसमें सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया गया। सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया गया। ये मोस्टली पूछे जाने वाले सवाल हैं। कुछ किसान सभा के सम्मेलन हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो छोटे मोटे। कानपुर में हुई, कानपुर में, ये मैंने बोल भी दिया था शायद। चंद्रशेखर आजाद ने 1924 में जो आपका चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया, ये कानपुर में ही किया, ये कानपुर में किया। और ये जो नाम बदला गया था ना चंद्रशेखर, ये तो आपका दिल्ली में नाम बदला गया था भगत सिंह की सलाह पर 1928 में। इसका नाम फिर क्या बन गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। तो इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछा जाए तो आपको आंसर देना चाहिए 1928, और जब केवल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रहे तब आपको आंसर देना चाहिए 1924। ठीक है, तो ये सारी कुछ घटनाएं छोटी छोटी थी आपकी प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, जो आपके इतिहास से संबंधित आपकी घटनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, आज ही कर दूंगा, ताकि इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए, इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इतिहास पूरा पढ़ा, बस यूपी वाली चीज़ों को हम लोगों ने अलग कर लिया, जो यदा कदा आपके एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं। अब आपको हम थोड़ा सा बताएंगे, एक टॉपिक आप लोगों ने कहा था मुझे वन्यजीव विहार पक्षी विहार के समय में ही, लेकिन उस समय में कराया नहीं था, तो मैंने कहा आपको मैं लास्ट में करा दूंगा। आपका सब कुछ पढ़ा हुआ, सारे वन्यजीव विहार जान रहे हैं, सारे पक्षी विहार जान रहे हैं, सारी झीलें जान रहे हैं, सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके एग्जामिनेशन में जब सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश के रामसर साइट में शामिल है, तो बच्चे कई बार गलती करते हैं। यूपीपीसीएस ने 2021 में सवाल पूछा कि निम्नलिखित में से कौन रामसर साइट में स्थान शामिल नहीं है। 2022 में पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में नवीनतम रामसर साइट किसे घोषित किया गया। तो वर्तमान में जो जितने रामसर साइट हैं उसको आपको मुझे बताना था, तो मैपिंग के माध्यम से मैं समझाऊंगा, ताकि फिर से आपको याद भी आ जाए और मैपिंग के माध्यम से आप याद भी कर लें। तो हेडिंग बनाएंगे उत्तर प्रदेश में रामसर साइट, हेडिंग बनाएंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में रामसर साइट। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट क्या होती है? आर्द्रभूमि किसे कहा जाता है? आर्द्रभूमि कन्वेंशन पे भारत ने हस्ताक्षर कब किया? रामसर का पहला सम्मेलन कब पर हुआ? इसलिए हम लोग आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। क्या इसका उद्देश्य था? ये मैं आर्द्रभूमि दिवस में कई बार यूट्यूब पे आपको बताया हूं, हमेशा बताता रहता हूं, फिर मैराथन आएगा फिर बताऊंगा। यहां पर हमको केवल रामसर साइट के बारे में देखना है कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश के वर्तमान में स्थल रामसर साइट्स में शामिल है। रामसर साइट घोषित किया गया है, इनको आर्द्रभूमि के रूप में एक विशेष संरक्षण दिया जाता है, उनको हमें देखना है।
तो वर्तमान में लगभग आपके कितने स्थल हैं? 10 स्थल है रामसर साइट में। कौन कौन सा है समझना है, कौन कौन सा है इसे समझना है हम लोगों को। पहले मैं जिला दिखा देता हूं फटाफट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर है वो। एक है आपका संत कबीर नगर, याद आ जा गया होगा क्या है यहाँ पर। एक है आपका संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। दूसरा है आपका मुजफ्फरनगर, क्या? मुजफ्फरनगर, ये दूसरे नंबर पर मुजफ्फरनगर। एक है आपका बिजनौर। कितने हो गए? दो, एक, तीन हो गए। एक है आपका आगरा और एक है गोंडा। एक है आपका आगरा और एक है गोंडा, जहां पर फांसी दी गई थी किसको? राजेंद्र लहेड़ी को, याद आ रहा है। और यहीं पे पार्वती अर्गा रहा होगा, वन्यजीव विहार का याद आ रहा होगा तो। और उसके बाद है मैनपुरी, रायबरेली, हरदोई। मैनपुरी यहां पर है। मैनपुरी में क्या था? समान पक्षी विहार। मैनपुरी, रायबरेली, मैनपुरी, रायबरेली, हरदोई, हरदोई, उन्नाव, हरदोई, उन्नाव। और एक आगरा के नीचे ही है वो इटावा। फिलहाल इसको और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि इटावा के नीचे जालौन है। तो इटावा, आगरा, कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 स्थल हैं। केवल स्थल के नाम याद करना है कि यहां पर किसे रामसर साइट घोषित किया, इसे भी याद रखना है। क्या रामसर साइट घोषित किया गया उसे याद रखना है। तो संत कबीर नगर में क्या पढ़े हैं? बखीरा वन्यजीव विहार है ना, बखीरा वन्यजीव विहार है। बखीरा वन जीव विहार है। रायबरेली में किसे घोषित किया गया है? या गोंडा की बात पहले हम लोग कर लेते हैं। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार, या गोंडा में तेज पड़ा था। पार्वती अर्गा पार्वती अर्गा पार्वती अर्गा पक्षी विहार। ठीक। उसके अलावा फिर उसके बाद आप आएंगे आगरा में सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार। अच्छा, रायबरेली में क्या पढ़ा है? समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार। हरदोई में क्या पढ़ा है? सांडी पक्षी विहार, जिसको मैंने संडीला बोल दिया था। सांडी पक्षी विहार। और उसके बाद मैनपुरी में समान पक्षी विहार। तो कह रहे हैं सब तो मेरा पढ़ा हुआ है सर, पढ़ा हुआ था ही है, बस आपको जानना है कौन कौन से रामसर साइट में शामिल हो गए हैं। समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार। फिर क्या बचा आपका? हैदरपुर आर्द्रभूमि। मुजफ्फरनगर में क्या है? हैदरपुर आर्द्रभूमि। हैदरपुर आर्द्र भूमि। और इसके बाद क्या बचा? बिजनौर। इसका विस्तार दोनों क्षेत्रों में है आपका। इसका विस्तार आपका जो है वह दोनों क्षेत्रों में है, यानी मुजफ्फरनगर में भी और बिजनौर में भी। हैदरपुर जन वन्य जीव विहार का जो है आर्द्र भूमि जो है आपका, मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों स्थानों पर इसका विस्तार है। दोनों को रामसर साइट घोषित किया गया है। और तब आप कहेंगे तब तो सर संख्या घट गई, 9 ही हो गया। तो एक और है जो आपका जो सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया है, ऊपरी गंगा नदी। क्या? नीचे नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, ऊपरी
गंगा नदी को भी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है। ऊपरी गंगा नदी को भी, ऊपरी गंगा नदी को भी उत्तर प्रदेश में रामसर साइट घोषित किया गया है, घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऊपरी गंगा नदी को भी, और जिसका ब्रिज घाट से नरौरा तक विस्तार है, जिसका ब्रिज घाट से नरौरा तक क्या है, विस्तार है। कोई छूटा तो नहीं, हरदोई भी, मैनपुरी भी हो गया, उन्नाव भी हो गया, उन्नाव नहीं हुआ, उन्नाव बचा रह गया अभी आपका, जहां नवाबगंज पश्चिम बिहार है, नवाबगंज पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार है, पश्चिम बिहार है। और सर इटावा भी तो बचा रहेगा, इटावा में भी तो कुछ नहीं बताया। तो यहाँ सरसई झील है, एक झील छूटी थी उसको इटावा वाली, यहां नोट कर लीजिए, सरसई झील, सरसई झील। ये 10 नाम याद रहेंगे तभी रामसर साइट का सवाल सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये जब तक आपको 10 के 10 नाम याद नहीं रहेंगे तब तक यहाँ गलती होने की संभावना बनेगी। तो आपको इसमें से ज्यादातर तो आपने पढ़ा, संत कबीर नगर में बखीरा आपने पढ़ा है, गोंडा में पर्वती अर्गा भी पढ़ा है, हरदोई में सांडी भी पढ़ा है, रायबरेली में समझपुर भी पढ़ा है, मैनपुरी में समान पढ़ा है, आगरा में सूर सरोवर पढ़ा है, उन्नाव में नवाबगंज पढ़ा है, नया इटावा देख लिया, सरसई झील देख लिया। बाकी एक याद कर लिया, ऊपरी गंगा नदी को उत्तर को भी शामिल किया गया है, और हैदरपुर आर्द्रभूमि एक है को घोषित किया गया, जिसका विस्तार मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है। ये 10 रामसर साइट हैं, क्या जो ये 10 रामसर साइट आपके हैं। अच्छा, हो सकता है कभी सवाल पूछ ले सबसे पहले किसे शामिल किया गया और सबसे लेटेस्ट में किसे शामिल किया गया, तो ध्यान रखिएगा, सबसे लेटेस्ट में सबसे नवीनतम स्थल रामसर साइट, सबसे नवीनतम रामसर साइट उत्तर प्रदेश की, रामसर साइट उत्तर प्रदेश की आपकी रही बखीरा वन्यजीव विहार जो है आपका, ठीक। हाँ, वहीं से वही विस्तार है, वहीं है ब्रिज घाट, वहीं पर है, प्रियंका जी से कह रहे हैं। रामसर साइट के मानक कुछ नहीं है, रामसर कन्वेंशन जो आपका कैस्पियन सागर के बगल में इसका हुआ था, ईरान में पहला सम्मेलन। तो रामसर सम्मेलन जब पहली बार हुआ तो दुनिया भर के सभी राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए, और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई और कहा गया दुनिया भर के उन आर्द्र भूमियों का आकलन किया जाएगा जो वास्तव में आर्द्र भूमि के रूप में आर्द्र वेटलैंड के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होंगी, उनको इसमें सूचीबद्ध किया जाए, और वह कमेटी उसके लिए चयन करेगी, और जिसे रामसर साइट्स में शामिल कर लिया जाएगा जो वास्तव में आर्द्र भूमि के अंतर्गत आती है, तो वहां पर जल प्रदूषण को लेकर भी इसकी अपनी बहुत भूमिकाएं होती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और ऐसी दशाओं में अगर इनको विशेष सुविधाएं, विशेष संरक्षण अगर दिया गया तो ऐसे जितने भी वेटलैंड होंगे उनको विशेष सुरक्षा मिलने से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र भी बेहतर होगा और वायु जल प्रदूषण में भी काफी लाभ मिल पाएगा। इसी को ध्यान में रखते पूरे दुनिया भर के ऐसे वेटलैंडों की पहचान की गई, और एक कमेटी के द्वारा इसमें जो इसके अंतर्गत आते थे उसको रामसर साइट के रूप में घोषित किया जाता है। उसी प्रकार से भारत में बहुत सारे रामसर साइट हैं, लेकिन उन सब रामसर साइटों में उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या आपकी 10 है। जी, 1971 में हुआ था, 2 फरवरी को हुआ था। भारत ने इस पे हस्ताक्षर 1982 को किया है, 1982 में किया है। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में पहला रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो ये 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश के हैं जो आपने पढ़ा हुआ था। इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अलग से लिख लीजिएगा, ताकि इस वन्यजीव विहार, पक्षी विहार, आर्द्र भूमियों को लेकर के आपको ये भी पता रहे कि कितने रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है, 10 हैं, और सबसे लेटेस्ट कौन सा है ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद किसी बच्चे ने आज कमेंट किया था, सर 3-4 नक्षत्रशालाएं हैं
जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, नक्षत्रशाला मतलब तारामंडल जो आप लोग कहते हैं, नक्षत्रशालाएं कहाँ कहाँ बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश में, उसको जरा बता दीजिए। तो आज के सेशन में सबसे लास्ट पॉइंट यही बताता हूं, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण नक्षत्रशाला, क्या एक हेडिंग बनाइए, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण, भाई लाइट चलेगी कैसे, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण नक्षत्रशाला, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण नक्षत्रशाला, नक्षत्रशाला 4 नक्षत्रशाला हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ सौर ग्रहों के संबंध में अध्ययन भी किया जाता है और उनकी बारीकियों को आपको दिखाया भी जाता है। और जो प्रयागराज के वासी होंगे, कई बार आप लोग दर्शन करके भी आए होंगे, इलाहाबाद तारामंडल देखने गए होंगे ना। प्रयागराज में जो तारामंडल है उसे कहते हैं जवाहर तारा नक्षत्रशाला, एक प्रयागराज में है, आनंद भवन के पास, कभी आप लोग गए भी होंगे जो प्रयागराज के आसपास के लोग होंगे। यहां पर एक नक्षत्रशाला है, इसे कहा जाता है जवाहर नक्षत्रशाला, जवाहर नक्षत्रशाला क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जवाहर नक्षत्रशाला। एक लखनऊ में भी बना है नक्षत्रशाला, ऐसा ऐसा तारामंडल यहां पर भी है, लखनऊ में भी है। और जो लखनऊ में नक्षत्रशाला उसे क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ कहा जाता है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, नक्षत्रशाला। और एक है आपका गोरखपुर में, एक है आपका गोरखपुर में, इसे कहा जाता है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। और उसके बाद और एक और है रामपुर, रामपुर में कोई सवाल हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये बरेली के ऊपर जो है आपका रामपुर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आया है, आयोग ने पूछा है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला यहां पर है, क्या यहां पर है आपका आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है वह कहां पर है, आपका रामपुर में। 4 नक्षत्रशालाएं महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। गोरखपुर में याद रखिएगा वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, और लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, प्रयागराज में जवाहर नक्षत्रशाला, और रामपुर में आपका आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, और लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। हो सकता है कई बार एक बार एग्जाम में सवाल ऐसे भी आया है, सभी नक्षत्रशाला, सभी जिले और आपस में मिलान करने के लिए मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। बिजनौर में, दोनों एक ही जगह है भाई, ये बिजनौर पूछ रहे हैं, बिजनौर और मुजफ्फरनगर दोनों जगह इसका विस्तार है। जो हैदरपुर आर्द्र भूमि है इसका विस्तार है, ये दोनों पड़ोसी जिले हैं ना फिर यहीं पर, तो बिजनौर में दोनों जगह है इसका विस्तार है। तो बिजनौर का भी हैदरपुर आर्द्र भूमि है, मुजफ्फरनगर का भी है। तो इस प्रकार से आज मैंने उत्तर प्रदेश का इतिहास, रामसर साइट और महत्वपूर्ण नक्षत्रशालाएं करा दिया है। एकदम अंतिम पड़ाव पे है उत्तर प्रदेश के। हमारा रिवीजन सेशन ज्यादा, वन लाइनर में कुछ सवाल बताने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराना है। कल 2 महत्वपूर्ण टॉपिक मेरा इरादा है पढ़ाने का। एक तो उत्तर प्रदेश में परिवहन, गंगा एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, सारे एक्सप्रेस वे के बारे में, कुछ रेल मार्गों के बारे में, और परिवहन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और जो बचा हुआ समय होगा उसमें हम कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में जो कृषि से महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उसकी भी शुरुआत कर दें। यानी कि कल क्लास और परसों की क्लास में हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। आज फ्राइडे है, परसों है सैटरडे। संडे के दिन हम आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश में जीआई टैग और वन लाइनर सारे सवालों की चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद मंडे को हम लोग के बाद टेस्ट प्रीवियस ईयर रिवीजन करेंगे। मंडे को कर सकते हैं, ट्यूसडे को भी कर सकते हैं, और 1 दिन या 2 दिन क्वेश्चन में लगेगा। इसलिए वेडनेसडे थर्सडे तक हम लोगों का कंप्लीट हो जाने की संभावना है। हाँ, कृषि में वही बताया जाएगा, कृषि में आपको वही बताया जाएगा।
PDF आज का ये जो आपको मैंने दिया रोशन जी, तुरंत कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। हाँ जो दिए हैं यही ओरिजिनल PDF इसका। खेल नहीं आता भाई, खेल क्या अलग से आएगा यूपी में। करंट के जो मुद्दे रहेंगे वो हम करंट में करा देंगे आप, ठीक। हाँ बिल्कुल, रवि कुमार सतीश न्याल ने ही की थी। पुनः मिलते हैं कल आपको सुबह पहले करंट अफेयर की क्लास में और शाम को यूपी स्पेशल की क्लास में। बस पिछला रिवीजन करते रहिए, 90% आपका निपट चुका है, बस उसको अच्छे से समझे रखिए। बाकी अभी तो और हम घेरेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से, वन लाइनरों के माध्यम से, जो छोटे छोटे फैक्ट होंगे वो भी ताकि कवर हो जाए। रवि कुमार मौर्य जी, देख लिया देख लिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, रामपुर में पहला अमृत सरोवर था। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, पुनः मिलते हैं कल आप